हेलो व्यूवर्स, मैं हूं अनन्या। मैं आज आपको बताने वाला हूं बाय नाउ पे लेटर सर्विस कंपनीज़ के बारे में। बाय नाउ पे लेटर सर्विस होता क्या है, वो बैंक और एनबीएफसी से अलग कैसे है, वो इस मॉड्यूल से इनकम कैसे करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ आरबीआई को इस मॉडल से प्रॉब्लम क्या है, जिस मॉडल से वो अभी बिजनेस कर रहे हैं, और फ्यूचर में ये हमारे लिए क्या प्रॉब्लम लाने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए आवर चैनल ऐसे कल्पवास्ट। फिनटेक कंपनीज मतलब एआई, एल्गोरिदम, ब्लॉकचेन को यूज़ करके हमें किस टाइप की सर्विस किस टाइम पे चाहिए और वो सर्विस कैसे इंस्टेंटली हमें अवेल हो सकती है, वो फिनटेक कंपनीज हमें प्रोवाइड करती हैं। इन्हीं का एक प्रोडक्ट है बाय नाउ पे लेटर। और बाय नाउ पे लेटर एक बहुत ही कन्वीनियंट प्रोडक्ट है सबके लिए, क्योंकि ये बिना किसी इंटरेस्ट ईएमआई में एक चीज़ अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन में, ये इसको हमें इंस्टेंटली प्रोवाइड करते हैं और हम इसको बाद में विथ इंस्टॉलमेंट चुका सकते हैं। इसके दो ऑप्शंस रहते हैं। मैं अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ खरीदता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा एक आइटम जिसको मैं खरीदना चाहता हूँ जिसका प्राइस है 10,000 रुपीज़, और 10,000 रुपीज़ के प्राइस में जब पे लेटर के थ्रू पेमेंट करता हूँ, वो पे लेटर कंपनी डायरेक्टली मर्चेंट को पेमेंट कर देती है और मुझे वो पे लेटर कंपनी को 45 डेज़ या 50 डेज़ के बाद पेमेंट करना पड़ता है, जो कि बिना किसी इंटरेस्ट के होता है। या फिर मुझे वो 10,000 अमाउंट विदाउट एनी इंटरेस्ट, हो सके तो 4 ईएमआई में, हो सके तो 3 ईएमआई में इक्वली डिवाइड करके पेमेंट करना रहता है। हम सबके लिए एक बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है, क्योंकि इसके लिए हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता और हम इसको इजी ईएमआई में पे कर सकते हैं और सिर्फ मोबाइल नंबर के बेसिस पे ही अप्रूवल हो जाता है। और ये पे लेटर कंपनीज़ हमारा जो आइटम का प्राइस रहता है उस प्राइस से कुछ परसेंटेज वो काट के मर्चेंट को पेमेंट करते हैं, और जो पोर्शन वो काट के रखते हैं वो उनका प्रॉफिट रहता है और उनका पहले से एग्रीमेंट हुआ रहता है मर्चेंट के साथ पेमेंट के लिए। फिर भी ये पे लेटर कंपनीज़ आरबीआई के लिए फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम लाने वाली थी और हमारे लिए भी फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम लाने वाली थी, जिसके वजह से आरबीआई को इसको बंद करना पड़ा। आइए जानते हैं ये पहले क्या करते थे और फ्यूचर में इसको क्या मॉडल चेंज करने लगे। पहले ये लोग कुछ सिलेक्टेड ऑनलाइन स्टोर्स जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में ही ये पे लेटर सर्विस प्रोवाइड करते थे, जिसके वजह से हम सिर्फ ऑनलाइन खरीदते टाइम ही इसको अवेल कर सकते थे। उसके बाद ये लोग सोचने लगे कि क्यों हम इस सर्विस को सिर्फ ऑनलाइन के मोड में ही लिमिटेड रखें। अगर कोई ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म में ख़रीद रहा है, वो कैसे हमारे इस पे लेटर सर्विस को यूज़ कर सकता है। फिर वो लोग ये सोचे, जो हम लोन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, वो बाद में ईएमआई भी कन्वर्ट हो जाता है, वो अगर कस्टमर के कार्ड में दिया जा सकता है या फिर कस्टमर को एक कार्ड बना के दिया जा सकता है डिजिटली या फिर फिजिकली, तो वो कस्टमर चाहें तो ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकता है। उसके बाद पे लेटर कंपनीज़ कोई अपनी डिजिटल वॉलेट में देने लगे, जैसे पेयू मनी की तरह, और कोई अपनी खुद की कार्ड बना के लोगों को देने लगे, जैसे कि जुपिटर और स्लाइस आप जानते होंगे। और एक कार्ड्स और वॉलेट हर जगह ऑनलाइन और ऑफलाइन यूज़ होने लगी। एंड दिस इज़ द पॉइंट आरबीआई को लगी है गलत हो रही है। आरबीआई को क्या गलत लगी है, आइए देखते हैं। आरबीआई ये कहता है कि अगर कोई बाय नाउ पे लेटर कंपनी डिजिटल लेंडिंग करती है, वो सिर्फ इसी टर्म्स कंडीशन के साथ कि वो आइटम जिस मर्चेंट से ख़रीदा जा रहा है, सिर्फ उसी मर्चेंट को ही डायरेक्टली बाय नाउ पे लेटर कंपनीज पेमेंट कर सकती है। और पहले से ही कोई अमाउंट सैंक्शन करके कार्ड या लोन की तरह अगर दिया जा रहा है वॉलेट में, इसका मतलब वो एक लोन की तरह हो रहा है और उसको बाद में ईएमआई कन्वर्ट किया जा रहा है, और वो कार्ड क्रेडिट कार्ड की तरह भी यूज़ किया जा रहा है। और इसको यूज़ करने में प्रॉब्लम ये है, कोई भी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड कस्टमर का फुल केवाईसी करके डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही दिया जाता है, सैंक्शन करके अप्रूवल किया जाता है। लेकिन ये सारी डिजिटल लेंडिंग कंपनीज कस्टमर के सिर्फ मोबाइल नंबर के बेसिस में ही अप्रूवल दे देती थी, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट क्रेडिट अप्रूवल। कोई भी कस्टमर किसी बैंक से लोन लेता है या फिर क्रेडिट कार्ड लेता है, उसका रिपेमेंट हिस्ट्री क्रेडिट ब्यूरो को सबमिट किया जाता है, ताकि आगे से कोई बैंक अगर उसको कोई लोन सैंक्शन करे या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रूवल करे, वो पहले रिपेमेंट हिस्ट्री को रेफरेंस के तौर पर देख सके। बाद में वो कस्टमर देने लायक है या नहीं, कस्टमर का क्रेडिबिलिटी चेक किया जाता है, उसके बाद वो सैंक्शन किया जाता है। लेकिन इस पे लेटर कंपनी जो कि एक लोन है, लेकिन इस लोन का कस्टमर रिपेमेंट हिस्ट्री क्रेडिट ब्यूरो को सबमिट नहीं करती थी बाय नाउ पे लेटर कंपनीज, जो बाद में बैंक्स को ही प्रॉब्लम में लाने वाली थी कस्टमर का क्रेडिबिलिटी और क्रेडिट हिस्ट्री चेक करने के लिए। और देखा जाए तो रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने सारे कस्टमर्स को भी लोन देती हैं,
उसमें से कुछ परसेंटेज वो अलग से रखती हैं बैड डेट प्रोविजनिंग करके, ये सोच के कि उतना अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास लौट के नहीं आने वाली या फिर उतने सारे कस्टमर्स हमें रिपे नहीं करने वाले। लेकिन बाय नाउ पे लेटर कंपनीज वैसा करना चाहिए और नहीं करती हैं, जो कि इसके फ्यूचर कंटिन्यूटी भी प्रॉब्लम होने वाली है। ये तो होगी रेगुलेटरी पर्पस। आइए जानते हैं कस्टमर को क्या प्रॉब्लम होने वाली होती है अगर ये क्रेडिट लिमिट कस्टमर ज़्यादा यूज़ करता है तो। पहली बात, हम सब इसमें ज़रूर एग्री करेंगे कि बाय नाउ पे लेटर कंपनीज के रिमाइंडर उतने स्ट्रॉन्ग या रिपीटेटिव नहीं रहते बाकी क्रेडिट कार्ड या लोन्स की जितने रहते हैं। उसके वजह से हम टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते, ड्यू हो जाती है ईएमआई या फिर पेमेंट शेड्यूल। उसके वजह से हमें हेफ्टी पेनल इंटरेस्ट जो कि 20 to 30% एक्स्ट्रा होता है हमें देना पड़ता है। सेकंड थिंग, रिफ़ंड इशूज़। अगर कोई आइटम हम बाय नाउ पे लेटर यूज़ करके परचेस करते हैं और वो आइटम हमें पसंद नहीं आती, हम उसको मर्चेंट के पास रिटर्न करते हैं, तो वो रिफ़ंड आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पेमेंट बाय नाउ पे लेटर कंपनी को ही रिवर्स होती है। और हम अगर उसमें से कुछ ईएमआई पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं और अगर फर्स्ट ईएमआई पेमेंट करें, वो फर्स्ट ईएमआई हमारे पास पे लेटर कंपनी से रिटर्न आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और अगली चीज़ है, जितने सारे हम आइटम्स खरीदते हैं उसके बाद अगर हम पे लेटर कार्ड यूज़ करके हमारे डेली नीड्स के आइटम भी अगर हम उसी से परचेज़ करते हैं तो हमारी स्पेंडिंग हैबिट तो ऐसे भी इंक्रीज़ होती है। उसके बाद हमारी लाइबिलिटीज़ भी मंथ ऑन मंथ बढ़ती रहती है और स्पेंडिंग हैबिट्स के साथ आठ पार ऐसे चलती रहती है जैसे कि हमारी शॉपिंग अगर कुछ भी ना करें 3 महीने के बाद हमारी पेमेंट अगले 6 महीने तक चलती रहेंगी। और लास्ट में हम किसी बैंक से जब भी लोन लेते हैं और टाइमली हम जब रिपेमेंट करते हैं वो भी क्रेडिट ब्यूरो को सबमिट किया जाता है, उससे हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिट हिस्ट्री इंक्रीज़ होती है, इम्प्रूव होती है। लेकिन जब ये पे लेटर कंपनीज़ में हम कोई भी पेमेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं तब जाके ये क्रेडिट हिस्ट्री में रिपोर्ट होती है, तब हमारी ये क्रेडिट हिस्ट्री को ख़राब बनाती है। लेकिन हम जब कोई पेमेंट को टाइमली करते हैं ये क्रेडिट हिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं होती, जिसके वजह से हमारी क्रेडिट हिस्ट्री इम्प्रूव तो नहीं होती लेकिन ख़राब हो जाती है ज़रूर। इन्हीं सारी रेगुलेटरी और कस्टमर के प्रॉब्लम्स की वजह से आरबीआई ने बाय नाउ पे लेटर कंपनीज़ को अभी के लिए वॉलेट या फिर कार्ड के मॉडल से बिजनेस करने के लिए बंद करने के लिए बोला है। और आगे से किस मॉडल से बिजनेस लिया जा सकता है जैसे कि कस्टमर का एक्सपीरियंस भी इन्हांस होगा, आरबीआई का रेगुलेटरी पर्पज़ में से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आइए जानेंगे अगले वीडियोज़ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपना चैनल कल्पवस्तु को।